तिब्बत तिब्बत दुनिया की छत और जमीन का इंतहाई बुलंद मुकाम है। इंसानी आबादी इसके बाद खत्म हो जाती है। तिब्बत 1950 तक आजाद मुल्क था और इसका हुक्मरान दलाई लामा था। फिर चीन की फौजें यहाँ दाखिल हुई। दलाई लामा भारत में जिला वतन हुए और तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। अगरचे लोग अपने मुल्क को आजाद समझते हैं, लेकिन 71 साल गुजरने के बावजूद चीन के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं है। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। आप दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करें तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी अक्साई चीन के जरिए भारत और चौथी संकियांग से होती हुई पाकिस्तान से मिलती है। ये इलाके माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत में शामिल था। नेपाल के हिमालयाती पहाड़ भी भूटान का 1/3 हिस्सा भी और मौजूदा पाकिस्तान के तिब्बती इलाके भी। ये माजी में एक अजीम बुद्ध रियासत थी। महात्मा बुद्ध 480 कबले मसीह में पैदा हुए। इनकी तालीमात भारत और पाकिस्तान तक महदूद रहीं, लेकिन बुद्ध मत ने मजबूत रियासत की शक्ल तिब्बत में पाई। माउंट एवरेस्ट जनूबी तिब्बत से बुलंदी की तरफ जाती है। दुनिया के बुलंद तरीन कस्बात में से कुछ तिब्बत में है। तिब्बत दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है, जो सतह समंदर से औसतन 16,000 फीट ऊंचा है। तिब्बत इस वक्त चीन का एक खुद मुख्तार करार दिया जाने वाला इलाका है। ये सारा इलाका बुलंद पहाड़ों, सर्द और बर्फीले सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। इसके साथ कोहे हिमालय है, जहाँ से एशिया के बड़े दरिया निकलते हैं, जो चीन और पाको हिंद की तरफ आते हैं। इनमें ब्रह्मपुत्रा शामिल है, जो बांग्लादेश से होकर खलीज बंगाल में गिरता है। दरियाए सिंध, मेकांग, सालवीन और योंग सी दरिया भी तिब्बत की तरफ से आते हैं। तिब्बत के इलाके में वसी सब्जे के दरमियान और जंगलात भी फैले हुए हैं। इस इलाके में बारिश कम होती है, इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ दरियाओं के किनारे के करीब होती है, जहाँ फल, जौ और सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। यहाँ तकरीबन 5000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त उगते हैं। याक यहाँ का पालतू जानवर है। इसके अलावा हिरन, टाइगर्स, रीछ, बंदर, पांडा और घोड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों झीलें और नदियाँ कुदरत के हुस्न को दोबाला करती हैं। तिब्बत में अक्सरियत तिब्बती लोगों की है। ये रिवायती तौर पर तिब्बती लोगों का इलाका रहा है। ताहम यहाँ दीगर कौमों के अलावा हन चीनी भी आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान तिब्बत एक ताकतवर बादशाहत की शक्ल में था। भारत की तरफ से बुद्ध मत को यहाँ फरोग हासिल हुआ और लहासा शहर की बुनियाद रखी गई। 17वीं सदी में दलाई लामा तिब्बत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के शुरू में ये चीन के कंट्रोल में चला गया। ये इलाका कई दफा चीन के कब्जा में आया और कई बार आजाद हुआ। मंगोल भी इस पर काबिज रहे। 18वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने तिब्बत के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की, मगर 17वीं सदी के अवाखिर में गोरखा जंग के बायस अंग्रेज इसमें कामयाब ना हो सके। 20वीं सदी के अवाइल में बरतानिया ने तिब्बत पर चीन का कंट्रोल कबूल किया। 1912 में तिब्बत ने चीन की मांचो हुकूमत से आज़ादी हासिल कर ली। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का एक हिस्सा चीन को दे दिया गया और बाकी आज़ाद रहा, लेकिन चीन ने इसे कबूल ना किया। मई 1951 के मुआहदा की रूह से इसे दाखिली तौर पर आज़ाद कर दिया गया। मार्च 1959 में तिब्बत में होने वाली बगावत को कुचल दिया गया और इस वक्त का दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान में पनाहगजी हुआ। उसके बाद चीन और भारत की जंग हुई, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। चीन का हिस्सा बनने से कबल तिब्बत पर बुद्ध राहबों की एक मजबूत हुक्मरानी कायम थी। दलाई लामा आज भी बुद्धों की मुकद्दस तरीन शख्सियत हैं। ये पॉप की तरह पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। आज से 30 बरस पहले तक लहासा पहुंचना नामुमकिन था। ये सतह समंदर से 3700 मीटर बुलंद था। रास्ते और सड़कें तो थी नहीं, चुनाचे बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान चलकर लहासा आना मुमकिन नहीं था। दूसरी वजह ऑक्सीजन की कमी थी। ये सतह समंदर से इतना बुलंद है जहाँ कोई दरख्त, पौधा, हत्ता की झाड़ी तक नहीं उगती। चुनाचे लहासा में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। ऑक्सीजन की इस मिकदार में सिर्फ बुद्ध बख्शू सरवाइव कर सकते थे। ये योगा भी करते थे और इंतहाई बुलंद मुकाम पर पैदा होने की वजह से इनके जीन्स में कम ऑक्सीजन में जिंदा रहना सीख लिया था। लहासा में भेड़ों और यॉक के अलावा इनका कोई भी हमदम नहीं होता था। भेड़ों का गोश्त और यॉक का दूध इनका वाहिद असासा था, लेकिन फिर भी चीन ने कमाल कर दिया। हुकूमत ने 2006 में जमीन के इस बुलंद तरीन मुकाम को ट्रेन के साथ जोड़ दिया। ये दुनिया की बुलंद तरीन ट्रेन है। ये ट्रेन बीजिंग से भी चलती है, शंघाई से भी और जिनिंग से भी। बीजिंग से लहासा पहुंचने में 50, शंघाई से 31 और जिनिंग से 22 घंटे लगते हैं। ये ट्रेन इंजीनियरिंग का कमाल है। चीन ने ये प्रोजेक्ट $4.5 बिलियन में 10 साल में मुकम्मल किया। दुनिया में इससे कबल 17,000 फुट तक रेल की पटरी नहीं बिछाई गई थी। चीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए खुसूसी लोहा भी बनाया।
सीमेंट भी और मशीनरी भी। ये खुसूसी लोहा सर्दियों और गर्मियों में फैलता और सिकुड़ता नहीं। सीमेंट इंतहाई बुलंदी और सर्द तरीन मौसम में जम जाता है, जबकि इंतहाई बुलंदी पर बिजली, ट्रैक और पुल बनाने के लिए खुसूसी मशीनरी भी बनाई गई है। लिहाजा लहासा के साथ साथ इस ट्रेन पर सफर भी एक लाइफ टाइम जर्नी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती आरा का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।